तो मिडिल ईस्ट में जंग की आग है, वो कब तक बुझेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसा आपको याद होगा, इजराइल ने बहुत शुरू में कह दिया था कि हमास के खात्मे के साथ ही ये जंग खत्म होगी। तो अब दक्षिण गाजा का नंबर, मिडिल ईस्ट का नया हिटलर। ये नया हिटलर कौन है, बताएंगे आपको आगे इस बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा, मेरे साथ है करुणा शंकर शर्मा। तो वॉर के 43 दिन भी ऐसे कोई संकेत नहीं है जिससे कि शांति की कोई उम्मीद जगे। अलबत्ता इजरायली मंसूबे और भी खतरनाक दिख रहे हैं। अगर एक घंटे में हम आपको पिछले कुछ घंटों के तमाम डेवलपमेंट्स बताएंगे और एक्सपर्ट से उसके नतीजे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने ज्यादा विध्वंसक हालात हैं। लेकिन पहले 5 विस्फोटक खबर और उससे पैदा हो रहे 5 गंभीर सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो विस्फोटक खबर क्या है और 5 बड़े सवाल है, जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। खबर क्या है, अब नहीं रुकेगा इजरायल, ये खबर है। तो सवाल है कि क्या इजरायल मिडिल ईस्ट का नया हिटलर होगा? ये अब सवाल उठ रहा है क्योंकि कार्रवाई तो लगातार चल रही है। इसके अलावा खबर यह है कि अब दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन होगा। आईडीएफ का सवाल क्या है, क्या अमेरिका आईडीएफ के इस मिशन पर रजामंद होगा? बिल्कुल, लगातार ऑपरेशन दक्षिण की तरफ बढ़ता हुआ हमास हिजबुल्लाह पर लगातार दबाव बन रहा है। तो क्या ईरान इजरायल जंग में कूदने पर मजबूर हो जाएगा? ईरान के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा इस जंग के सिवा। और इसके अलावा अल शिफा अस्पताल की बात की जाए तो अल शिफा में हमास का सेंटर, इस बात का दावा लगातार आईडीएफ कर रहा है। डिटेल शेयर ना करने के पीछे अमेरिकी मजबूरी क्या है इस सेंटर को लेकर? बिल्कुल, और गाजा में अब भुखमरी की बारी, लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सामने ये एक बहुत गंभीर चुनौती बन गई है? अब गाजा के दूसरे इलाकों में ऑपरेशन और तेज हो गया है। इजरायली आर्मी चीफ का बड़ा बयान, दक्षिणी गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन बहुत जल्द। इजरायली सैनिकों के बीच बोले आर्मी चीफ, आईडीएफ की कार्रवाई से यूएन की चिंता बढ़ गई है। आइए देखते हैं कि दक्षिण गाजा में ऑपरेशन को लेकर और डिटेल्स क्या है और बड़ी जानकारियां क्या सामने आ रही हैं, उस पर जल्दी से नजर डालते हैं। तो ऑपरेशन गाजा पार्ट 2, बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है इजरायल अब दक्षिण गाजा में ऑपरेशन चला रहा है, ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहा है। आईडीएफ ने अब दक्षिण गाजा खाली करने को लोगों से कहा है कि सुरक्षित जगहों पर चले जाए। इसके अलावा इजरायली आर्मी चीफ ने क्या कहा है, हम उत्तरी गाजा में हमास का सिस्टम खत्म करने के बेहद करीब हैं और अब हम दूसरे से ज्यादा इलाकों को टारगेट करेंगे। इजरायली फोर्स का अगला बड़ा टारगेट दक्षिणी गाजा है, यह साफ तौर पर समझ में आ रहा और इजरायली आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया। बिल्कुल, यूएन ने इस पर क्या कहा है उस पर भी नजर डालते हैं। गाजा में अब कोई इलाका सुरक्षित नहीं, ये यूएन का कहना है। किसी इलाके को खाली करना गैर कानूनी है। तो यूएन के बयान देखिए, इस पूरे युद्ध के दौरान यूएन की तरफ से इजरायल की नीतियों के आलोचक ही नजर आते हैं और इस मामले में भी यूएन ने यही स्टैंड लिया है कि इलाके को खाली कराना सही नहीं है। आइए समझते हैं कि उत्तर के बाद दक्षिण गाजा में इजरायली ऑपरेशन में क्या कुछ आईडीएफ के हक में है और कहां-कहां दिक्कतें आ सकती है, कहां-कहां समस्या आ सकती है। जल्दी से इस पर नजर डालते हैं। तो इजरायल के पक्ष में क्या है, तो उत्तर की सफलता से हौसले बुलंद हैं इजरायल के, वहीं इजरायल के खिलाफ सिचुएशन क्या है, अमेरिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और इसके अलावा इजरायल के पक्ष में क्या जा रहा है, हमास पलटवार के हालात में इस वक्त नहीं नजर आ रहा है जिसको नुकसान उठाना पड़ा है। इजरायल के खिलाफ क्या जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिक्कत लगातार बढ़ रही है और आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इजरायल के पक्ष में क्या है, हमास का दोबारा पनपना मुश्किल हो सकता है और यही वजह है कि ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। इजरायल के खिलाफ क्या है, नागरिकों की मौत से बदनामी लगातार बढ़ेगी, वैश्विक आलोचना बढ़ेगी और ऐसे में दबाव भी बढ़ेगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं नोएडा स्टूडियो में। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, और निनाद सेठ, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिन्हा सर और साथ ही कमांडर राजीव सरदाना भी हमारे साथ है। सिन्हा सर, ये सवाल बहुत सपाट है मेरा, इन आलोचनाओं का क्या इजरायल पर फर्क पड़ेगा? ये जो यूएन का दबाव है, ये जो मानवाधिकार का दबाव, और अब तो अमेरिका भी क्रिटिसाइज कर रहा है इस वॉर पॉलिसी को लेकर। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, न पड़ना चाहिए। सवाल यह है कि उस समय यूनाइटेड नेशंस कहाँ था जब 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया, जब इजरायल की लड़कियों बच्चों को के साथ दुर्व्यवहार किया गया, डेड बॉडी को पूरी तरह से उसका
मतलब इस तरह से दुर्व्यवहार करके उस बॉडी को मतलब पहले मार दिया, फिर नंगा किया, फिर उस पर लोगों ने अलग अलग उसकी जानकारी नहीं थी। अब तो सबको सब जानकारी है। नहीं जानकारी, एक सेकंड, जानकारी है तो यूनाइटेड नेशंस क्यों मनाए? फिर आपका कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है। चलो 7 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर तक जानकारी नहीं थी, 8 अक्टूबर के बाद आपने क्या किया? आपने इजराइल को कैसे सुरक्षित किया? आपने 2 स्टेट थ्योरी क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया दादागिरी करके? आपने क्यों नहीं कहा कि फलस्तीन का एक क्षेत्र है? आपका जो 80-20 फार्मूला था वो भी नहीं आप इंप्लीमेंट कर पाए। आपकी बात तो सुनता नहीं है। आप खामखा मिस्टर मुखिया बने हुए हैं, एसी के रूम में रहते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ज़मीन पे परफॉर्मेंस जीरो। जिस कारण से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, वही मैं चरित्र देख रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस का। इनएफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टीथ नहीं है, किसी से कुछ भी मनवा नहीं सकता है। क्या ये सच नहीं कि चीन दादागिरी करता है? क्या कर लिया यूनाइटेड नेशंस ने? क्या नहीं विश्व के कई देश मनमानी करते हैं? क्या ओबामा के टाइम पे कितना मुस्लिम कंट्रीज पे फायरिंग हुआ? क्या कर लिया लोगों ने? कुछ नहीं करते। ये खाली देखिए, जिसकी मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ही कानून है, कानून वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो शक्तिशाली है उसे लोग डरेंगे और स्पेस देंगे कि हाँ भाई जो मर्जी कर लो। जो सिन्हा सर, ये साफ समझ में आ रहा है, चाहे अमेरिका कितना ही बोले या फिर यूएन कितनी ही आलोचना क्यों ना करे, लेकिन इजराइल अपने मिशन पर लगातार आगे बढ़ते रहेगा, टस से मस नहीं होने वाला सर। और गाजा में आईडीएफ की जबरदस्त बमबारी, हमास के ठिकानों पर कई बड़े हमले, आसमान में छाया धुएं का गुबार। जी हां, ये देखिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ ये हमले, हमास के कई ठिकानों को टारगेट किया गया और इनको इन एरियल अटैक्स के द्वारा ध्वस्त किया गया। तो देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हमले की, कैसे हमास के ठिकानों पर गाजा में जबरदस्त हमला बोला गया है। हमारे साथ राजीव सरदाना सर भी हैं। राजीव सरदाना सर, क्या लग रहा है? देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त हमने दिखाई बैक टू बैक। एक तरफ हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो और तेज कर दिया गया है, आईडीएफ की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और गाजा में तो ऑपरेशन और आगे बढ़ गया है। अब दक्षिणी गाजा में भी ऑपरेशन हो रहा है। हमने दिखाया खान यूनिस में कैसे वहां पर बमबारी की गई। क्या लग रहा है, किस तरफ यह युद्ध अब बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये जो युद्ध है, जब तक हमास की थिंकिंग या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके हथियार, गोला बारूद, जब तक ये पूरी तरीके से तहस नहीं हो जाते कि अगले 50-100 वर्ष तक ये दोबारा ना खड़े हो पाए इजराइल के अगेंस्ट, तो इसलिए इस बार इस तरीके से इनका खात्मा करने वाले हैं आईडीएफ ने। वो सुरंग भी बंद होंगी, जो उनके अंदर छुपे हैं वो भी उसी के अंदर दफना दिए जाएंगे। ये मामला तब तक नहीं रुकेगा और जो हमास के साथ हो रहा है वो शायद आगे जो बाकी आतंकी हैं इनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी यही हाल करेंगे ये। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन नहीं रुकने वाला है और दूसरे आतंकी गुटों या मिलिशिया के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है इजराइल की तरफ से। और इस बीच एक और अपडेट, यूएस का अल शिफा पर जानकारी देने से इनकार, डिटेल खुफिया इनपुट शेयर करने से इनकार किया यूएस ने। व्हाइट हाउस ने कहा कोई जानकारी शेयर नहीं करेंगे, रणनीतिक वजहों से अमेरिका का इनकार। अल शिफा को लेकर जो जानकारी है उसे न शेयर करने की बात कही गई है यूएस की तरफ से। तो इनपुट नहीं देंगे हमास या अल शिफा पर, यह कहना है यूएस का, क्योंकि यह रणनीतिक मामला है और इस वजह से यह जानकारी सार्वजनिक तौर पर साझा नहीं की जाएगी, यह कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। आइए देखते हैं कि अमेरिका की ओर से और क्या क्या कहा गया है, इसमें क्या अहम बातें कही गई हैं। तो शिफा पर खुफिया अमेरिका की चुप्पी है अल शिफा को लेकर, और ये चुप्पी क्यों है, क्या कहा गया अमेरिका की तरफ से, ये देखते हैं। अल शिफा से जुड़ी डिटेल शेयर नहीं करेगा अमेरिका, जॉन किर्बी ने स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल, ना अमेरिकी और ना ही इजरायली इनपुट शेयर किया जाएगा, जो कुछ वहां पर मौजूद है। हालांकि अमेरिका को पक्की जानकारी है कि वहां पर सेंटर था, इस बात का पुख्ता दावा अमेरिका कर रहा है अल शिफा में। बिल्कुल, और फिलहाल सोर्स न बताना अमेरिका की मजबूरी है, जॉन किर्बी ये भी कह रहे हैं। वहीं सोर्स बंधकों को छुड़ाने से जुड़े ऑपरेशन में एक्टिव। तो सवाल यही है कि अमेरिका इस रणनीति को बचाए रखने के पीछे क्या इजरायल का पूरा समर्थन करता नजर आ रहा है, क्योंकि युद्ध नीति को लेकर आलोचना जरूर रही, लेकिन करुणा जो जानकारी है उसे भी अमेरिका प्रोटेक्ट कर रहा है।
बिल्कुल। और देखिए निनाज सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। निनाज सर का हम रुख करते हैं। निनाज सर, ये अमेरिका की तरफ से कहना, हालांकि हमने देखा था कि जब जो बाइडेन आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिनपिंग के बाद, तो उनसे ये सवाल पूछा गया था अल शिफा अस्पताल को लेकर, तब उन्होंने हामी भरी थी कि वहां पर टनल्स है, वहां पर हमास ने सेंटर बना रखा था, लेकिन और ज्यादा जानकारी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये किस रणनीति का हिस्सा है? देखिए, ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जब ऑपरेशन अंडरवे हो और अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग चल रही हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी चीज़ें नहीं बोली जाती। मेरे को मैं इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ रहा। ज़्यादा पढ़ना ये चाहिए कि अमेरिका का सपोर्ट किस तरह से, कितना डीप और कितनी देर तक इजराइल के लिए रहेगा, और उसमें मेरे को लगता है कि ग्राउंड पे इजराइल कितनी जल्दी जीतता है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर ये हफ्ता 10 दिन 12 दिन चलता है, 15 दिन चलता है ऑपरेशन, जो अब साउथ की तरफ, जो ऑपरेशन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ठीक है, 2 हफ्ते 10 दिन अमेरिकन ऑपरेशन समर्थन चलता रहेगा। पर उसके बाद अगर चलता है तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। इससे पहले आपने एक जिक्र किया था कि इंटरनेशनल संस्थाएं जो क्रिटिसाइज कर रही है उसका क्या होगा। देखिए, इंटरनेशनल संस्थाएं यूक्रेन वॉर में भी कुछ नहीं कर पाई थी, हमारे ऊपर जब चाइना का एग्रेशन हुआ था तब भी कुछ नहीं कर पाई थी। हमने ये समझना चाहिए कि इंटरनेशनल संस्थाएं पूरी दुनिया के IAS ऑफिसर, जैसे उनके भी किसी भी कंट्री के लिए टैक्स फ्री जॉब्स देने के लिए होते हैं, उसके सिवाय उनका कुछ खास वजूद नहीं। लेकिन सर, इन सब के बीच से ना सर, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, इन सब के बीच जो लेगेसी है वो आप क्या छोड़ते हैं? इससे आपके फ्यूचर का पीस डिसाइड होगा। क्या इजराइल, क्या नेतन्याहू वो लेगेसी छोड़ रहे हैं, या फिर वो नए बीज बो रहे हैं युद्ध के? आज तो वो जीत जाएंगे, लेकिन कल को क्या ये पूरा इलाका और अशांत नहीं रहेगा? रवि, इजराइल के लिए मरने जीने का प्रश्न है। क्या इजराइल फेयर नहीं गेम खेला है पैलेस्टीन के साथ? मौका नहीं दिया है हर एक स्टेज पे। जब शैरोन थे प्रधानमंत्री, लैंड फॉर पीस किया ना था एक्सचेंज। इजरायली तो वकेट नहीं करना चाहते थे, सबको लाखों में पैसा देके रिलोकेट किया। लेकिन तो, सर, पीस को इंश्योर करना ताकतवर की जिम्मेदारी होती है, कमजोर की नहीं। नहीं तो अरे भाई, सवाल ये पैदा होता है, हमास को नहीं पूर्ण तरह से मारेगा तो सांप है, वो डसता रहेगा। एक चीज बताओ, जब आप जानते हो ये सांप हमको कंटिन्यूअसली डसेगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट? लेकिन जो कोलेटरल डैमेज हो रहे हैं उससे तो वही जमीन तैयार हो रही है। होगा, वही जमीन तैयार नहीं, बिगर लड़ाके पैदा करेगा। रवि, बिगर एम के लिए छोटे एम को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, छोटा लॉस को सहना पड़ता है। बिगर एम है हमास की पूर्ण तरह से बर्बादी। सांप को पार्ट डिस्ट्रक्शन नहीं काम चलेगा। सर, आप इसे छोटा लॉस बोल रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बेहद भयावह है, बेहद दर्दनाक है। 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस पॉइंट पर भी आपसे बात करेंगे। और अकेले यही तो समझ, अल शिफा सर आएंगे आपके पास, अल शिफा की बात करें। 10 सेकंड करना। जो मरीज यहां पर थे आईसीयू में एडमिट, उनकी मौत हो गई IDF के ऑपरेशन के बाद। फिर आखिरकार क्यों नहीं डिस्क्लोज किया जा रहा जो दावा? लंबी रणनीति पर चल रहा है इजराइल। हमास के बहाने इजराइल की बहुत बड़ी रणनीति है। मिडिल ईस्ट में दबदबा चाहता है अब इजराइल। ईरान की चुनौती को खत्म करने की भी मंशा है। अमेरिका को वॉर में शामिल करने की कोशिश है। यानी ईरान जो लगातार सर उठा रहा है, जो लगातार इजराइल से लेकर अमेरिका को धमका रहा है, अब ईरान को भी खत्म करना मंशा। अभी तक ये कहा जा रहा था कि किस तरह से हिजबुल्लाह का खात्मा करेगा इजराइल हमास के बाद, लेकिन अब ईरान जो दम भरता हुआ नजर आ रहा है, उसकी शक्ति को भी खत्म करना है। वो मंशा भी साफ तौर पर जाहिर कर दी गई है इजराइल की तरफ से। तो आइए ये समझते हैं कि इजराइल की आखिर पूरी रणनीति है क्या करना चाहता है मिडिल ईस्ट में अब इजराइल। हमास तो महज अब एक बहाना है, लेकिन मिडिल ईस्ट पूरा निशाना, दबदबा यहां पर बनाना चाहता है। अब आप समझिए बिग वॉल के जरिए अभी क्या हालात हैं। अभी हालात यह हैं कि इजराइल और ईरान के प्रॉक्सी इस वक्त लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल की कोशिश क्या है? वॉर ज्यादा देशों के बीच फैल जाए, ये पूरी कोशिश है रवि। बिल्कुल, और ऐसा हुआ तो क्या होगा? ईरान को सीधे जंग में शामिल होना पड़ेगा और यह स्थिति गंभीर हो जाएगी। ईरान के आने से क्या होगा? इसका नतीजा क्या होगा? अमेरिका जंग में उतरने को मजबूर हो जाएगा। जंग का दायरा कितना बड़ा होता जाएगा, यह आप इससे समझ सकते हैं। और देखिए, इस जंग में यूएस के आने से क्या होगा? अगर यूएस आ जाता है, इजराइल सभी दुश्मनों को निपटाना चाहेगा मिडिल ईस्ट में। इसके अलावा आखिरी नतीजा क्या होगा, यह भी आप समझिए। मिडिल ईस्ट में इजराइल का दबदबा कायम हो जाएगा। तो यह मंशा, यह रणनीति साफ तौर पर नजर आ रही। निनाद सेठ सर, आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगा। यह जो मंशा है कि मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम हो और उसके बाद ईरान को भी खत्म किया जाए, उसकी ताकत को क्षीण कर दिया जाए, क्या आपको लगता है इसमें इजराइल कामयाब हो पाएगा? उसकी मंशा परवान चढ़ पाएगी?
मुझे नहीं लगता कि इजराइल में इतनी ताकत है कि वो ईरान को पूरी तरह से दबा पाए। ईरान कोई छोटी कंट्री नहीं है। ईरान सेकंड लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। ईरान के पास बहुत ताकत है। उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जो इजराइल जो कर सकता है वो ये है, इजराइल ईरान के प्रॉक्सीज को धीरे धीरे ख़त्म करेगा और इजराइल ये गैस करेगा कि ईरान इस वक्त खतरा नहीं लेगा प्रॉक्सीज से आगे बढ़ने का। और मेरे को लगता है ये बिल्कुल ठीक गैस है, क्योंकि आप ये ना भूलिए कि ईरान में भी बहुत दिक्कतें हैं। ईरान में हालांकि उनके पास ऑयल पावर है, इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं कि वो ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इसका लेकिन प्रॉक्सी से उलझने वाले देश, मैं एक बात कहूंगा, ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इन सब चीजों में कंफ्यूजन में कोशिश करता है, ठीक है, तो लेकिन पूरी गेम चेंज हो जाएगी। इजराइल वेट लेकिन सिन्हा सर बेटर कमेंट कर पाएंगे, प्रॉक्सी वॉर या प्रॉक्सी से लड़ने का मतलब है आप एक लंबी लड़ाई में कूद रहे हैं, 10 साल 20 साल 30 साल कह नहीं सकते। देखिए रवि, ये सच है कि जो सपोर्ट, मैक्सिमम सपोर्ट हमास को मिल रहा है वो ईरान से मिल रहा है, काफ़ी हद तक टर्की से मिल रहा है, और इन दोनों के पीछे चीन खड़ा है। पहली बात ये है। दूसरी बात, प्रॉक्सी, आप यदि ईरान का रोल कम करना चाहता है तो कई तरीके हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मिलिटरीली इन्वॉल्व हो जाओ। आर्थिक दृष्टिकोण से उसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उस पर, उसको कम करके, उसको आइसोलेट करके, एक मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी, यूएई, इसको अपनी तरफ झुका, दोस्ती बना के ईरान का इन्फ्लुएंस जो है वो कम किया जा सकता है। तो जो लीडरशिप रोल और उसकी जो इच्छा है ईरान की, उसको कम किया जा सकता है यदि सऊदी और यूएई तो सऊदी तो ओपनली सपोर्ट कर रहा है। वो तो अभी जो मीटिंग हुआ था इस्लामिक कंट्रीज़ का, तो उन्होंने क्या कहा था, लोगों ने प्रपोज किया था कि इजराइल पे सैंक्शन लगाओ, इजराइल से सब डिप्लोमेटिक रिश्ता तोड़ो। सऊदी तो नहीं माना, सऊदी नहीं माना। बिल्कुल, और सऊदी का स्टैंड एकदम अलग आया था, क्योंकि इजराइल पर बैन लगाने की बात और अमेरिका को लेकर भी कई बातें कही गई थी, लेकिन उस पर दो फाड़ नजर आया था। अरब लीग हमने देखा था। एक और बड़ी खबर, इजराइल के साथ वॉर में ना कूदे ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने इस बारे में आगाह किया है। इजराइल अमेरिका से सीधी जंग में ना उतरे। पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जारिफ का ये बड़ा बयान, पश्चिम को मौका देना ठीक नहीं होगा, ये जावेद की तरफ से कहा गया। और हमारे साथ राजीव सरदाना सर भी। राजीव सरदाना सर, पश्चिम को मौका नहीं देना है और अब सीधे तौर पर इस युद्ध में उतरना भी ठीक नहीं होगा। क्या यह खुद को बचाने का स्टेप ज्यादा नजर आता है, या फिर इस बात की चिंता कि अगर ईरान इस तरह से कदम उठाएगा तो पूरा मिडल ईस्ट लग जाएगा, हर तरफ तबाही नजर आएगी? देखिए, ईरान मुझे नहीं लगता खुल के सामने आएगा। वो हमस, हिजबुल्लाह की तरफ से ही प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहेगा। और मेरा मानना है कि और 2-3 हफ्ते के अंदर, जिस दिन हमस का इन्होंने पूरा खात्मा कर दिया, आईडीएफ की जो पूरी की पूरी ताकत लग जाएगी हिजबुल्लाह को भी खत्म करने में। इस बार वो अगले कोई चांस नहीं लेंगे। जिस तरीके से वो पकड़े गए, अनअवेयर पकड़े गए 7 अक्टूबर को, वो ऐसा मौका अपने आप को, अपने लोगों को इस स्थिति में दोबारा अपने एज अ देश नहीं डालेंगे। तो जो उनको फ्यूचर खतरा भी दिखता है, वो उसको भी इस बारी खत्म कर देंगे कि आगे से उनके साथ ऐसा ना हो सके। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और खबर है, वेस्ट बैंक में बड़ा धमाका हुआ है। बलाटा कैंप में धमाका हुआ है, इजरायली ऑपरेशन में बड़ी तबाही। तो ये देखिए, वेस्ट बैंक में धमाके की खबर सामने आ रही है। गाजा में तो ऑपरेशन चल ही रहा है, लेकिन वेस्ट बैंक से भी लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है। वेस्ट बैंक के बलाटा कैंप में ये जोरदार धमाका। ये पहली तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर इस धमाके से जुड़ी हुई। देखिए, धमाके के बाद कैसे धुएं का गुबार आसमान में उठता नजर आ रहा है। वेस्ट बैंक में भी लगातार इजराइल की सेना को संघर्ष करना पड़ रहा है। और आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह से लेकर वेस्ट बैंक में हमास के समर्थक, ये पूरे की पूरी लाइन है जहां पर एक कॉन्फ्रंटेशन लगातार चल रहा है। और आईडीएफ के सामने ये भी एक फ्रंट खुला है जो कि चुनौती है फिलहाल। और एक और बड़ी खबर आ रही है, मजबूर कर रही है इजरायली कार्रवाई अमेरिका को। ईरान का सीधा संदेश, इजराइल वॉर में नहीं कूदना चाहता ईरान। एक बार फिर से ईरान ने यह कहा, लेकिन गाजा में आईडीएफ को रुकना होगा इसके लिए, वरना युद्ध का विस्तार नहीं रुकेगा। यानी कि मजबूरन फिर ईरान और एग्रेसिव तरीके से इस जंग में आ सकता है। इसका संकेत इस बयान के जरिए समझा जा सकता है।
और आइए देखते हैं कि ईरान ने बैकडोर से अमेरिका को क्या कुछ संदेश भेजा है, क्या मैसेज भेजा है। तो इजराइल ठहर जाए वरना, यानी कि चेतावनी भी है इस संदेश में। ईरान नहीं चाहता कि युद्ध का विस्तार हो, पहली बात तो ये, और इसी वजह से वॉर में कूदना नहीं चाहता है ईरान, इसमें प्रवेश नहीं करना चाहता। लेकिन गाजा पर हमले अगर जारी रहे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। गाजा पर हमले होते रहे तो युद्ध तो फैलना है, यह बात भी ईरान की तरफ से कह दी गई है। गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली क्राइम गंभीर, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती भी गंभीर मसला। ये सारे मसले ईरान की तरफ से उठाए गए हैं। इसके अलावा काफी हद तक इलाके में वॉर फैल चुका है, यह भी कहा गया है ईरान की तरफ से। तो ये सारे बयान जो है वो ईरान दे रहा है रवि, और साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि एक तरफ वॉर करता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यही है कि क्या वाकई में ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर या किसी बड़ी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है? सर, ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईरान के लिए इस पूरे वॉर में क्या स्कोप है। शुरुआत हुई थी कि ईरान इस युद्ध के बहाने दुनिया में इस्लामिक लीडर के तौर पर उभरना चाहता है, और अब यह दिख रहा है कि उसे लगता है कहीं मैं फंस न जाऊं लंबे युद्ध में। लगता है 3 वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला वॉर ऑब्जेक्टिव ईरान का है कि क्या उन्हें कुछ लीवे मिल सकती है कि उनका जो इन्फ्लुएंस है, ईरान एक शिया पावर है, ईरान इराक को भी कंट्रोल करता है 60%, क्या वो उसके आगे जा सकता है। आप याद रखें कि वॉर के पहले ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में चाइना एक डील ब्रोकर कर रहा था, शिया और सुन्नी पावर एक साथ आए, और अगर वो हो जाता, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ये पैलेस्टाइन वगैरह से बहुत ऊपर है, पर पैलेस्टाइन ने ये वाला हमास ने एक्ट करके अपने आप को वापस सेंटर स्क्वायर में ले आए हैं। तो ईरान के जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के बाद, वो है अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना। देखिए, ईरान भी चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, चाहे अमेरिका, और ईरान के पास चॉइस है। अमेरिका को वो या तो वो अमेरिका की 5th फ्लीट से लड़ सकता है या वो इजराइल से लड़ सकता है, दोनों को एक साथ नहीं लड़ सकता है, इसीलिए वहाँ ईरान का कंस्ट्रेन है। और ईरान का थर्ड सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो अभी अभी शुरू हुआ है। अमेरिका ने $8 बिलियन पिछले हफ्ते दिए थे और $10 बिलियन इस हफ्ते दिए हैं, जो फ्रोजन थे इराक में, तो उनका सैंक्शंस हटे वो है। तो एक ग्रैंड नेगोशिएशन भी हो सकती है आगे चल के, डिपेंडिंग ऑन कितनी जल्दी आसार बन रहे हैं कि हो सकता है कि कोई प्लान तरीके से नेगोशिएशन हो और इसमें अपनी शर्तों को मनवाने पर बात हो। लेकिन सर, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और आज का ये सबसे विध्वंसक वीडियो है। खबर क्या है? दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन और तेज हो गया है। खान यूनिस की तस्वीर आप देखें, दक्षिणी गाजा की तस्वीर, जहां पर आईडीएफ ने तबाही मचाई है। इजरायली सेना के हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। कल ही हमने खबर दिखाई थी कि दक्षिणी गाजा, खासतौर पर खान यूनिस पर हमले को लेकर चेताया गया था, लोगों को जल्द से जल्द इलाका खाली करने के लिए कहा गया था, पर्चियां भी गिराई गई थी आसमान से। लेकिन अब आप देखिए, एक्शन शुरू हो गया है इजरायली सेना का, आईडीएफ का, और एक्शन की ताजा तस्वीर, पहली तस्वीर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं, और खबर यह सामने आ रही है कि यह जो हमला हुआ, इजरायली सेना का हवाई हमला, इसमें 26 लोगों की मौत हो गई है। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। कल ही वार्न किया था, चेताया था कि तुरंत खाली कर दो, तो क्या अब जो उत्तरी गाजा में विध्वंस और तबाही देखने को मिली, ये तस्वीरें बता रही कि अब शुरुआत हो गई है दक्षिणी गाजा की भी? लगता है कि जब अब जो आईडीएफ कंसंट्रेट कर रहा है, अटेंशन शिफ्ट कर रहा है साउथ गाजा में, इसके कई माने हैं। पहला कि नॉर्थ में जो उसको सफलता मिली है उससे वो संतुष्ट है। दूसरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब नॉर्थ से वो दाहिने शिफ्ट करने जा रहा है। तीसरी बात जो है कि जो साउथ में सिविलियंस हैं या पैलेस्टीनियंस हैं या हमास जो चुपके चुपके होंगे, उनका क्या होगा? फिर सिविलियंस की मैं बात कर रहा हूँ, हमास का तो डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा, वो तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। फिर नॉर्थ से तो साउथ आए थे, अब साउथ से कहाँ जाएंगे? इजिप्ट तो उनको रखने के लिए तैयार नहीं है, तो जाएंगे कहाँ? ये प्रश्न उठता है। तो क्या इस ड्राइव में, इस ऑफेंसिव में काफ़ी हानि पहुंचेगी, काफ़ी लोग मारे जाएंगे? मेरे को तो लगता है यही। फिर जो हम एड की बात कर रहे हैं, फिर POW एक्सचेंज की जो बात हो रही है, ये सब और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। लेकिन ओवरऑल आप सिनेरियो की बात करें, मेरा पूर्ण विश्वास है कि नेतन्याहू नहीं मानेंगे, वो अपना जब तक मकसद पूरा नहीं करेंगे तब तक वो किसी के नहीं मानेंगे। और जो ये अमेरिका भी जो अमेरिका भी तरह तरह की बातें करता है, तो मान के चलो रवि,
मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो डबल गेम खेल रहा है। इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर भी है कि अगर यहां पर नेतन्याहू रुक गए, ढीले पड़ गए, तो एक तरीके से उनकी पॉलिटिकल डेथ भी हो जाएगी देश के अंदर। जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, जो ऐलान उन्होंने किया है। और एक और बड़ी खबर, गाजा के लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है। यूएन राहत सामग्री की सप्लाई रुक गई है। कम्युनिकेशन ब्लॉक होने से सप्लाई एक बार फिर से ठप हो गई है। गाजा में फूड और दूसरी सप्लाई ठप हो गई है। यह इस वक्त चिंताजनक खबर गाजा के लोगों के लिए। और गाजा में यूएन की सप्लाई ठप हो गई है। देखिए कुछ अहम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और कुछ जानकारियां भी, उस पर हम जल्दी से नजर डालते हैं। तो गाजा में यूएन की सप्लाई ठप है। यूएन बार बार यह बात कह भी रहा है। गाजा में कम्युनिकेशन सिस्टम फिर से बंद हो गया है क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है ईंधन की। इंटरनेट, फोन न होने से गाजा के लिए सप्लाई रुक गई है, कम्युनिकेशन बंद है, संपर्क कट गया है। इसके अलावा जो सबसे चिंता की बात वो ये है कि फूड और जो दूसरी जरूरी चीजें, मसलन की जो मेडिकल जो सप्लाईज है, ये सब कुछ नहीं पहुंच पा रही है। खाना पानी नहीं मिल पा रहा है। जल्दी ही चीजें सामान्य नहीं हुई तो भूखमरी का खतरा भी गाजा वासियों के सामने पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, इजराइल ने पहले ही फ्यूल की सप्लाई रोक दी और जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत फ्यूल दिया भी जा रहा है, लेकिन पहले की तरह स्थिति नहीं है। गाजा पर बाहर से पूरी तरह से कट जाने का खतरा हमेशा बना हुआ है। कोई संपर्क नहीं हो पा रहा और ये एक बड़ी चुनौती है। सरदाना सर, सवाल यही है कि दुनिया से कटा हुआ गाजा कितने दिन सरवाइव करे? देखिए, पहले भी जब इनको एड मिल रही थी सरवाइव कर रहे थे, लेकिन ये जो आपदा आई है ये इन्हीं की वजह से आई है क्योंकि इन्होंने हमास को सपोर्ट किया है। आज की डेट में भी यदि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, कोई अगर इनके इजराइल को एक थोड़ी सी लाइफलाइन देता है कि ये जो बंधक हैं कहाँ हैं, अगर बंधक छूट जाते हैं तो मेरे को लगता है सिविलियंस की जो दुर्दशा हो रही है वो बेहतर हो जाएगी दिशा। तभी शायद इजराइल कुछ इनकी मदद कर पाएगा क्योंकि इजराइल खुद उसके हाथ बंधे हुए हैं कि जब तक उनके लोग छूटते नहीं हैं वो कोई भी रियायत नहीं देंगे। बिल्कुल, तो इजराइल की तरफ से भी ये शर्तें हैं जो सामने रखी गई। मसलन बंधकों को छोड़ना होगा, इसके साथ साथ जो हमास के टॉप कमांडर, लीडर्स, उन सभी का खात्मा तय करना होगा। इस मिशन के साथ इजराइल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर से बात की है एक बार फिर से। जो बाइडेन बोले बंधकों की तुरंत रिहाई बहुत जरूरी है, बंधकों की रिहाई में देरी ठीक नहीं। जो बाइडेन ने कहा कतर के हमास से बेहद ही अच्छे रिश्ते हैं और ऐसे में बंधकों की जो रिहाई है वो सुनिश्चित हो, इसलिए कतर के रास्ते लगातार जो बातचीत है वो की जा रही है। जो हमास का प्रमुख है इस्माइल हानिया वो भी कतर में ही मौजूद है, वहीं से बैठ के लगातार तमाम जो ऑर्डर है वो दे रहा है, इसलिए कतर के थ्रू बातचीत इस वक्त आगे बढ़ाई जा रही है। निनाद सेठ सर, हमने देखा कि इसके पहले जब वॉर कैबिनेट हुई इजराइल की, उसमें नेतन्याहू मौजूद थे तो इस बात पर जोर था, इस बात पर मतभेद था कि अभी बंधकों की रिहाई से ज्यादा जरूरी है कि कैसे हमास का खात्मा हो। जो बाइडेन अब इस बात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि बंधकों की ज्यादा दिन तक अगर अब मौजूदगी रहती है, हमास के पास रिहाई नहीं होती तो बेहद खतरनाक होगा। क्या लग रहा है आपको, ये कितना ज्यादा मुश्किल वाला काम हो गया है बंधकों को छुड़वाना? बहुत पेचीदा है क्योंकि बंधक जब तक हैं तब तक इजराइल को थोड़ी सेल्फ रिस्ट्रेन करनी पड़ती है। जैसे मर्जी हो नहीं घुस सकता। अभी 2 बंधक मरे भी थे हॉस्पिटल में जहां उन्होंने अटैक किया था। तो मेरे को लगता है कि अब एडवांस स्टेज में है। जब अमेरिकी प्रेसिडेंट खुद बात करते हैं कतर के चीफ से, एडवांस स्टेज में एक तरह से अल्टीमेटम है कि आप छोड़िए वरना ये खतरा और ये युद्ध और बुरी तरह बढ़ेगा। बड़ी सिंपल बात ये है कि वो अब हमास के पीछे पड़ रहे हैं। आप या तो बंधक छोड़िए तो शायद थोड़ी ढील इजराइल दे, वरना हमारी तरफ से भी हम उन्हें खुला छूट देंगे और वो आगे बढ़ेंगे। आप ये समझिए कि आज से 6-7 साल पहले एक इजरायली सोल्जर के बदले 1000 हमास के प्रिजनर्स इजराइल ने एक्सचेंज किए थे, जिसमें याहिया भी था जो उनका लीडर है, जिसको उम्र कैद मिली थी। तो एक कॉन्टेक्स्ट ये बड़ा सिंपल है कि अगर हमास ने एक गलती कर दी, उनकी जो सिविलियन शील्ड की स्ट्रेटेजी थी वो काम आई नहीं। जहां पे भी वो सिविलियन शील्ड रखते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, इजराइल ने डिसाइड किया कि उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब एक तरह से बाउंस चेक है। बिल्कुल, आपने कहा कि फर्क नहीं पड़ता। और देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने तबाही मचाई है और पूरे उत्तरी गाजा में इजरायली झंडे नजर आ रहे हैं। इजरायली सेना ने हर इमारत पर झंडा लगाया है।
वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इजराइल का झंडा हर तरफ नजर आ रहा है। ये देखिए, तो इजराइल देखिए इन झंडों को हर तरफ लगाकर कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है हमास को, हमास के समर्थकों को, हमास के सिंपैथाइजर को कि हमारा नियंत्रण है अब इस पूरे इलाके में और जहां अब हम कंट्रोल करते हैं। ये झंडे, ये फ्लैग्स इस बात का संकेत हैं, सबूत हैं जो इजराइल की सेना दे रही है। सिन्हा सर, ये इसको आप कैसे देखते हैं इस पिक्चर को? वॉर में तो हमने देखा है कि युद्ध जब हम कोई जीतता है तो अपने फ्लैग्स को लगाता है, लेकिन ये वॉर बिल्कुल दूसरे ट्रेडिशनल वॉर की तरह नहीं है। इसके कई पेच हैं, कई मायने हैं। अगर गाजा की जमीन पर इजराइल के झंडे हर जगह लहरा रहे हैं तो इसके अर्थ बहुत है। इसका अर्थ साफ है कि गाजा में अब इजराइल कंट्रोल्ड ड्राइविंग सीट में बैठा है। वो जिस तरह से चाहता है उस रास्ते पे उसको सफलता मिल रही है। नॉर्थ गाज़ा में उसको काफ़ी सफलता मिली, इसलिए वो अपना थोड़ा अटेंशन साउथ गाज़ा में भी कंसंट्रेट कर रहा है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, देखिए जब फ्लैग आप दिखाते हैं तो आप शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाते हैं। ये अपना कोई भी सेना जो है उसका एक फ्लैग होता है, निशान होता है, तो अब निशान फहराते हैं इसका मतलब आप संदेश दे रहे हैं कि हम जीत रहे हैं या जीत गए हैं। तो ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और ये परसेप्शन क्रिएट करता है। ये फ्लैग खाली एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये प्रतीक है कि किसकी प्रभुता है, किसका ज़मीन पर इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। तो ये तो बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है हमास बैकफुट पे है, रिट्रीटिंग मोड में है और इजराइल ऑफेंसिव मोड में है और एग्रेसिव मोड में है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब नॉर्थ से साउथ का थोड़ा सा शक्ति डाइवर्ट हो रहा है तो क्या नॉर्थ में 100% सिन्हा सर, बहुत संक्षेप में, क्या ये हम कह सकते हैं कि जो अभी झंडे उत्तरी गाजा में नजर आ रहे हैं बहुत जल्द इस तरह से इजरायली झंडे पूरे गाजा पट्टी में नजर आने वाले हैं? देखो ऐसा है कि मैं फिर रिपीट करता हूं, जब तक टनल के अंदर हॉस्पिटल के नीचे हमास 100% डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हैं तब तक ये फुल विक्ट्री नहीं होगा, ये पार्शियल विक्ट्री होगा। कि सांप छुपे हैं, फिर निकलेंगे, फिर डसेंगे। बिल्कुल, और हमास को लेकर इजराइल भी लगातार यही कहता रहा है कि अगर आज छोड़ दिया तो कल फिर ऐसा ही हमला ये करेंगे। और देखिए इस बीच एक और खबर है, एपेक्स समिट में गाजा पर चुप्पी, अंतिम घोषणा पत्र में गाजा शामिल ही नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा भी शामिल नहीं किया गया है। एपेक्स समिट में गाजा पर साइलेंस। तो गाजा के को पॉलिटिकली भी इसमें इंक्लूड नहीं किया। नासिर, आपका कमेंट है इस पर? बहुत बातें हुई, गाजा छूट गया। बहुत दिलचस्प खबर दिखाई आपने, क्योंकि चाइना वहाँ पे गया हुआ था। मुझे लगता था कि चाइना शायद पुश करे कि गाज़ा को इंक्लूड करे। चाइना का ना पुश करने का एक मैसेज ये जाता है कि इस वक्त पूरी दुनिया की प्रायोरिटी गाज़ा नहीं है। इस वक्त दुनिया की प्रायोरिटी शायद ऑयल प्राइसेस है, जिनको उन्हें कम रखना है, इसलिए शायद उन्होंने गाज़ा का नाम ही नहीं लिया है। तो मेरे को लगता है कि ये एक डिप्लोमेटिक सेटबैक है हमास के लिए कि इतने बड़े सम्मेलन में जहाँ चाइना खुद शामिल था और चाइना जो लीडरशिप पोजीशन, पोल पोजीशन में था, उन्होंने गाज़ा को मेंशन नहीं किया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अंग्रेजी में जैसे कहते हैं वॉर फटीग, लोग जरा थक रहे हैं इन लड़ाइयों से और अपना अटेंशन अपने खुद के जो प्रायोरिटीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा डाल रहे हैं। बिल्कुल, तो जो एपिक जो एशियन पैसिफिक देश हैं जिनकी ये समिट कैलिफोर्निया में हो रही है, वहां पर गाजा का मुद्दा नहीं उठा। बड़े ताज्जुब की बात इसलिए भी क्योंकि जब बायलैटरल मुलाकात हुई जो बाइडेन शी जिनपिंग की, तब जरूर इस मुद्दे पर कुछ बात हुई थी, कुछ रोशनी डाली गई थी। एक और बड़ी खबर, इजराइल के अस्पताल से आई भावुक कर देने वाली तस्वीर। हमास के हमले के 40 दिन के बाद मिले इजरायली पति पत्नी। आपको तस्वीर दिखाते हैं अस्पताल में, ये देखिए, मिलते ही कैसे भावुक हो गए पति पत्नी। 7 अक्टूबर को जो ने इजराइल पर हमला किया था, दक्षिणी इजराइल पर, उसमें दोनों घायल हो गए थे और इसके बाद आज 40 दिन के बाद दोनों की जैसी मुलाकात हुई तो रो पड़े। बिल्कुल ऐसी कई तस्वीरें युद्ध के मैदान से सामने आई जब पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो गई।